स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर का दोस्तों इस चैप्टर के हम 3 पार्ट बनाएंगे, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कृषि क्रांति के बारे में। ठीक है, लंदन जो है वो एक वित्त व्यापार का केंद्र बना था, इसके बारे में जानेंगे। कोयला और लोहा, इसके विकास के बारे में जानेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा कपास की कटाई और बुनाई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति, लेकिन इस औद्योगिक क्रांति को समझने से पहले हमें कृषि क्रांति के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिसकी वजह से ये औद्योगिक क्रांति आने का जो मुख्य लक्ष्य है वो निर्धारित हुआ था। देखिए, पहला टॉपिक है कृषि क्रांति। यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भूमि संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कि देखिए, ये जो कृषि क्रांति है, एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके तहत जो बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, उन जमींदारों ने क्या किया कि पहले तो मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जमींदार के पास ये इतनी खुद की ज़मीन है, ठीक है, ये इतनी इसकी खुद की ज़मीन है। अब इसने अपनी ज़मीन के पास ये छोटी छोटी ज़मीनें और ख़रीद ली और इन ज़मीनों के आसपास जो और ज़मीनें थी उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो ऐसे में इस कृषि क्रांति के कारण इन्होंने क्या किया, ऐसी बड़ी बड़ी ज़मीनों को अपने कब्जे में कर लिया और अपनी जो खुद का खाद्य उत्पादन होता था उसमें इन्होंने वृद्धि कर ली और ये और मालामाल होते चले गए। ठीक है, तो अब इस कृषि क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, कृषि क्रांति के प्रमुख कारण के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है कृषि क्रांति का प्रमुख कारण। ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति के कारण नए कल पुर्जों का बाढ़ सी आ गई, जिसका फ़ायदा कृषि क्षेत्र को भी मिला। यानी कि कृषि में जो क्रांति हुई, उस क्रांति का सबसे बड़ा कारण ये था कि औद्योगिक क्रांति के कारण जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले जो मशीनें होती थीं, ठीक है, वो मशीनें क्या हुई, नई नई मशीनें आई, कम दामों में मशीनें मिलने लगीं और उच्च टेक्नोलॉजी की मशीनें जब आने लगी, इसकी वजह से कृषि क्षेत्र को अधिक फ़ायदा मिलने लगा। लोगों के नए विकल्प मिले और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाज़ार का विस्तार हुआ। यानी कि जब ये औद्योगिक क्रांति आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियों के आने की वजह से बाज़ार में नए नए विकल्प खुलने लगे और वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाज़ार जो था वो एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। ठीक है, फिर था बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक ज़मीनों को घेर लिया। यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी संपत्ति के आसपास से ज़मीनों को खरीद लिया और कुछ को खरीदा और कुछ पर तो अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, भू संपदाएं बढ़ने के साथ खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कि जमींदारों ने जब इतनी भूमि अपने अंडर में कर ली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि बढ़ने लगी। तो ये थे कृषि क्रांति के प्रमुख कारण। बात करते हैं कि लंदन जो है वो वित्त व्यापार का एक केंद्र बन के उभरा था, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पॉइंट 2 है हमारा, लंदन वित्त और व्यापार केंद्र। ठीक है, 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से बढ़ने लगे थे। यानी कि 18वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत से जो शहर थे, इस औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ का क्षेत्रफल भी बढ़ने लगा था और वहाँ की आबादी भी बढ़ने लगी थी, जिसमें लंदन जो था वो एक सबसे बड़ा शहर उभर कर सामने आया था और बड़े बड़े शहर इसके आसपास ही थे। लंदन यूरोप में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक महान स्थान प्राप्त कर लिया था। यानी कि इस औद्योगिक क्रांति के कारण और अधिक लोगों की बसने की वजह से लंदन ने यूरोप के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर में एक ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया था जो कि उस समय किसी और देश को प्राप्त नहीं था। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय पत्तनों बंदरगाह से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। यानी कि जब तक 18वीं शताब्दी आई, उस 18वीं शताब्दी के आते आते तक जो भूमंडलीय व्यापार हुआ करता, यानी कि जो व्यापार होता था बेसिकली वो इटली तथा फ्रांस से भूमध्य सागरीय जो पत्तन थे वहाँ पर होता था। लेकिन जब ये लंदन जो है विश्व में विख्यात हो गया, तो उसके बाद ये जो व्यापार था वो हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर होने लगा था। ठीक है,
फिर क्या हुआ देखिए कि इसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया था। यानी कि ये जो पत्तन थे, यानी जहाँ से व्यापार का जब केंद्र बदल गया, तो इस व्यापार के केंद्र के बदलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में इसने एम्स्टर्डम का भी स्थान ले लिया था। ठीक है, साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का भी केंद्र बन गया था। यानी कि इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में एक त्रिकोणीय व्यापार होता था, उसका केंद्र कौन बन गया था? लंदन। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। यानी कि जो कंपनियां अमेरिका और एशिया में व्यापार करती थी, ठीक है, उनके कार्यालय भी कहाँ पे थे? लंदन में थे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कृषि क्रांति के प्रमुख कारण और लंदन वित्त और व्यापार केंद्र के रूप में किस तरह से उभरा उसके बारे में। बात करते हैं कोयला और लोहा के विकास के बारे में। तो देखिए पॉइंट सेकंड है हमारा कोयला और लोहा का विकास। तो देखिए सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले काठ के कोयले का उपयोग किया जाता था, जो कि अधिक दूरी तक ले जाए तो वह रास्ते में टूट जाता था, ऐसे में काम करना मुश्किल हो जाता था। यानी कि सबसे पहले काम होता था काठ के कोयले से। ठीक है, और ये काठ के कोयले को अगर हम ट्रेन में भर के, यानी जो मालगाड़ी होती थी उसमें भर के ज़्यादा दूरी तक ले जाते थे, तो रास्ते में वो टूट जाता था, बिखर जाता था और वो उस स्थान तक पहुंचने तक ख़राब हो जाता था। तो ऐसे में इस समस्या का निदान पाने के लिए फिर धीरे धीरे आविष्कार होने शुरू हुए। तो इस आविष्कार होने की प्रक्रिया में सबसे पहले आविष्कार हुआ था धनभट्टी का आविष्कार। ठीक है, अब ये धनभट्टी का आविष्कार क्या है, आइए जानते हैं। धनभट्टी का आविष्कार प्रथम अब्राहम डर्बी के द्वारा किया गया था, जो कि 1677 से 1770 तक चले थे। यानी कि 1677 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1717 में। तो धनभट्टी का आविष्कार किया था किसने? प्रथम अब्राहम डर्बी के द्वारा सॉरी। अब इस आविष्कार के लाभ क्या हुए वो देखिए। इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया था, यानी कि जिस कोक को आज हम पीते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है बनने की, उसी प्रक्रिया में से कुछ भाग लेके उसमें इस कोक का इस्तेमाल किया जाता था। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और यह पत्थर कोयले में गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। यानी कि ये जो कोक है, यह पत्थर के कोयले से गंधक और अपद्रव्य निकाल के तैयार किया जाता था। भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। यानी कि जो धन भट्टियाँ हुआ करती थी, इनको काठ कोयलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। ठीक है, इससे निकला हुआ लोहे से पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। यानी कि इससे जो लोहा निकलता था उसकी जो ढलाई थी वो बढ़िया ढंग से की जा सकती थी। ठीक है, तो ये था धनभट्टी का आविष्कार और उसके लाभ के बारे में। फिर बात करते हैं कि पिटवा लोहे का विकास हुआ। पहले तो धनभट्टी का आविष्कार हुआ, फिर आविष्कार हुआ पिटवा लोहे का। ये क्या था देखिए, द्वितीय डर्बी से ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, जो कि कम भंग होता है, यानी कि जो कम टूटता था। तो पिटवा लोहे का विकास किसने किया था? द्वितीय डर्बी ने। इसने क्या किया, इस लोहे का जो विकास किया था, ये आलोडन जो भट्टी थी उससे निकलता था, वो थोड़ा जल्दी टूट जाता था। लेकिन जब ये ढलवा लोहे से पिटवा लोहे की तरफ ऐसा विकास हुआ, तो जो ये लोहा था वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम उसे रूप दे सकते थे। ठीक है, फिर बात आती है आलोडन भट्टी की। यानी कि आलोडन भट्टी का देखिए, पहले तो ये थी हमारी धनभट्टी का आविष्कार, फिर हुआ था आलोडन भट्टी का आविष्कार। अब ये भट्टी किस प्रकार की थी आइए जानते हैं, तो अंडरलाइन कर लेते हैं। आई होप अभी तक आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। तीसरा है आलोडन भट्टी। ये क्या है? हेनरी कॉट, यानी 1740 से 1823 हेनरी कॉट ने आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया था, जिसमें परिशोधित लोहे से छड़ें तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। इस आविष्कार से लोहे के अनेक उत्पाद बनाना संभव हो गया था। यानी कि हेनरी कॉट के द्वारा जिस आलोडन भट्टी का आविष्कार किया था, उसी आलोडन भट्टी के आविष्कार की वजह से जो लोहा हुआ करता था उसको हम बहुत सारे आकार दे सकते थे और उससे हम कई प्रकार की छड़ें तैयार कर सकते थे। और ये छड़ें तैयार करने में उन्होंने भाप की शक्ति का भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, और इसकी वजह से लोहे के हम बहुत सारे उत्पाद बना सकते थे। चौथा पॉइंट आता है जॉन विक्सन द्वारा बनाए गए लोहे का औजार। जॉन विक्सन ने, यानी देखिए जॉन विक्सन द्वारा लोहे का औजार जो है वो सबसे पहले बनाया गया था। वो कौन से औजार थे देखिए, लोहे की कुर्सियाँ उन्होंने बनाई थी,
लोहे के आसव बनाए थे, शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ बनाई थी, लोहे के सभी आकारों की नालियाँ यानी कि लोहे के सभी आकारों के पाइप भी जॉन विक्सन द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, फिर बात आती है तृतीय डर्बी की। ये प्रथम डर्बी और द्वितीय डर्बी तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। फिर आए थे तृतीय डर्बी। अब ये डर्बी क्या थी देखिए, पॉइंट 5 तृतीय डर्बी। तृतीय डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया। नहीं, ये तो खैर द्वितीय डर्बी ने किया था। ठीक है, एक मिनट। तृतीय डर्बी ने जिस लोहे का विकास किया था ढलवा लोहे से पिटवा लोहे की तरफ, तो ये जो था द्वितीय डर्बी से काफ़ी अच्छा लोहा था। ठीक है, उसमें उसने थोड़ा सा और विकास कर दिया था। फिर आता है ब्रिटेन में जहाज़ निर्माण और नौ परिवहन का व्यापार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था। यानी कि ब्रिटेन में जहाज़ निर्माण का कार्य और नौ परिवहन व्यापार बढ़ने के क्या कारण थे। तो देखिए, लोहा उद्योग कुछ क्षेत्रों में कोयला खनन तथा लोहा प्रगलन की मिली जुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया था। यानी कि जो ब्रिटेन था, यहाँ पे लोहा उद्योग जो क्षेत्र थे वो कोयला खनन के कारण और लोहा प्रगलन के कारण काफ़ी विख्यात हो गया था। इसी की वजह से यहाँ पे जहाज़ निर्माण और नौ परिवहन का जो व्यापार था वो बढ़ने लगा था। एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लोहा खनिज साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पत्थरों के पास ही थे। यानी कि ये जो पट्टियाँ थी जहाँ पे उच्चतम कोटि का कोयला पाया जाता था, कोकिंग कोयला, यहाँ पे उच्च स्तर के लोहे के कारण और खनिज पाए जाने के साथ, इन खनिज के पाए जाने के कारण ये ब्रिटेन में जहाज़ निर्माण और नौ परिवहन का व्यापार बढ़ने लगा था। ब्रिटेन में ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को लगभग सीधे जहाज़ में लदवा देते थे। यानी कि ब्रिटेन में कुछ ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र हुआ करते थे जो अपने उत्पादों को सीधे के सीधे जहाज़ों में लदवा देते थे, जिसकी वजह से नौ परिवहन को अधिक बढ़ावा मिला और जहाज़ निर्माण को भी अधिक बढ़ावा मिला। ठीक है, फिर एक आखिरी पॉइंट आता है कि ब्रिटेन में लौह उद्योग के फलने व फूलने के क्या कारण थे। यानी कि लौह उद्योग जो है ब्रिटेन में अधिक फला फूला, इसके मुख्य और मेन कारण क्या थे। देखिए, ब्रिटेन के लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पाद को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। यानी कि ब्रिटेन में लौह उद्योग फूलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ब्रिटेन के जो लौह उद्योग थे उन्होंने 1800 से 1830 के दौरान अपने जो उत्पादन था उसे चौगुना बढ़ाया। ठीक है, फिर 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कि 1820 तक इन्होंने जिस प्रक्रिया का विकास किया था इस लोहे का जो उत्पादन था उसको प्राप्त करने के लिए, उसके तहत क्या होता था कि 1 टन अगर हमें ढलवा लोहा बनाना है तो उसके लिए हमें 8 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन 1850 तक आते आते वो मात्रा जो है वो घट गई और वहीं अब 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए हमें केवल, यानी कि ब्रिटेन में केवल 2 टन कोयले की ही आवश्यकता पड़ती थी। तो इसी की वजह से ब्रिटेन में लौह उद्योग अधिक तेज़ी से फला फूला। 1848 तक यह स्थिति आ गई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। यानी कि 1848 तक आते आते ब्रिटेन में ऐसी स्थिति आ गई थी कि ब्रिटेन एक ऐसा देश बन चुका था जहाँ पर पूरे विश्व का सबसे अधिक लोहा पिघलाया जाता था और सबसे अधिक लोहे का व्यापार भी जो था वो दुनिया में ब्रिटेन के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा, कोयला और लोहे का विकास। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की, कपास और कताई। कपास और कताई अगला पॉइंट है हमारा, टॉपिक है हमारा कि कपास की कताई और बुनाई। कपास की कताई और बुनाई का काम पहले कुटीर उद्योग करते थे। यानी कि वो उद्योग जो छोटे छोटे हुआ करते थे या फिर वो उद्योग जो घर में ही एक परिवार कर लिया करता था, ऐसे हुआ करता था कपास की कटाई और बुनाई का काम। लेकिन जब से ये आविष्कार हुए हैं तब से ये काम कारखानों ने ले लिया और कुटीर उद्योग बहुत कम हो गए। यानी कि जब से मशीनों का आविष्कार हुआ है, उद्योगों का आविष्कार हुआ है, तब से ये जो कपास की कताई और बुनाई का काम था वो कुटीर उद्योग से फैक्ट्रियों में चला गया, जिसकी वजह से कुटीर उद्योग कम हो गए। अब कपास की कताई बुनाई की विशेषताएं क्या हैं ये जानिए। तो सबसे पहले तो कपास के उद्योग की क्या क्या विशेषताएं हैं ये जानते हैं। पहला, कपास कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था। यानी कि कच्चे माल के रूप में जो कपास था वो हमें आयात करना पड़ता था। ठीक है, कपास से हमें जो भी जिस प्रकार का हमें कोई भी संसाधन बनाना हो या फिर कोई कपड़ा बनाना हो,
कुछ भी बनाना हो उसके लिए हमें कच्चा माल पहले प्राप्त करना पड़ता था। यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। यानी कि इस कपास के उद्योग की वजह से समाज में जो बच्चे थे, ठीक है, और जो स्त्रियां थी उनको काम अधिक मिला था, ठीक है, जिसकी वजह से समाज में बेरोजगारी ख़त्म हुई थी। फिर वहीं बात करते हैं कि ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग क्रांति लाने वाले आविष्कार कौन कौन से थे। यानी ब्रिटेन में जो कपड़ा उद्योग में क्रांति आई उसमें कौन कौन से आविष्कार शामिल हैं। पहला आविष्कार है हारग्रीव्स के द्वारा जो कि थी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। दूसरा आविष्कार है जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार। तीसरा है आर्कराइट के द्वारा आविष्कार। ये हारग्रीव्स थे उसके चरखे में इन्होंने परिवर्तन किया था। कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार और शैम्पल क्रामन के द्वारा म्यूल मशीन बनाई गई थी। तो ये कुछ 5 से आविष्कार थे जो कि आपको पता होने ज़रूरी हैं, जिसमें से आप 2-3 याद कर लेंगे तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन इनमें से 1-2 का हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है स्पिनिंग जेनी के बारे में और दूसरा म्यूल। इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए स्पिनिंग जेनी क्या है। यह एक कताई मशीन है जिसे जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में बनाया था। ये स्पिनिंग जेनी क्या है, एक सूत काटने वाली मशीन है। यह एक ऐसी मशीन थी जिस पर अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। यानी कि एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति कई सारे धागे एक साथ काट सकता था, जिसके कारण बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेज़ी से धागे मिलने लगे। यानी कि जो बुनने वाले लोग हुआ करते थे उन्हें अधिक धागा अधिक जल्दी से मिलने लगा। फिर आता है म्यूल के बारे में। यह एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा बनाई गई थी। इससे काटा हुआ धागा बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया होता था। यानी कि स्पिनिंग जेनी की बजाय ये जो म्यूल मशीन थी ये एक ऐसी मशीन थी, इससे जो धागा काटा जाता था वो बहुत मजबूत होता था और बहुत ही उच्च किस्म का और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता था, ठीक है। तो ये था स्पिनिंग जेनी और म्यूल के बारे में। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग क्रांति के लाने वाले आविष्कार कौन से थे, आई होप आपको पता चल गया होगा। दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कपास की कटाई के बारे में, कोयला और लोहे के विकास के बारे में, कृषि क्रांति के बारे में जाना। ये था हमारा दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम जानेंगे भाप की शक्ति के उपयोग के बारे में और नहर और रेलवे के विकास के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।